हेलो एवरीवन, पर्यावरण पारिस्थितिकी के पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम यहाँ पर 3 चैप्टर्स का जो कि आपको डेली टारगेट के अंतर्गत दिए गए थे उनका अध्ययन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे और आपको इसका आंसर देना है। तो आप सभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर करें, शेयर करें वीडियोज़ को। एक काम करना है, पेपर पेन कॉपी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूर लेकर बैठें ताकि आपको अपना मूल्यांकन करने का मौका मिले। यहाँ पर ये जो सीरीज़ है वो जिसके माध्यम से आपको अपनी तैयारी को मूल्यांकन करने का भी मौका मिलता है। तो आज हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। तो जल्दी से बताइए, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है वो कौन सा चक्र है। आपके पास 5 सेकंड है इसके आंसर देने के लिए, जल्दी से बताएं कौन सा चक्र है। चलिए आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले का ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जो सही है वो है पहले का ए, यहाँ पर राइट आंसर है कार्बन चक्र। जो पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से आपको सीधे यहाँ पर संचालित होता है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। आपका कार्बन चक्र जो होता है वहाँ पर आपका सीधे आपका देखा जाए तो पौधे के पोषण तत्व जो होते हैं वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का निर्माण करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कार्बन जो चक्र है उसमें आपके सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। CHO NSP, बी है CHO NPMG, तीसरा है CHSPMG HG और चौथा है यहाँ पर CHO MG BCl। तो ये बताइए 6 मौलिक जैविक तत्व इसमें कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 5 सेकंड है आपके पास इसके आंसर देखने के लिए, जल्दी से बताएं 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, CHO और NSP अर्थात यहाँ पर कार्बन, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ ही साथ यहाँ पर आपका सल्फर, फास्फोरस, ये सब जो हैं आपके क्या हैं, आपके सभी के सभी आपके मौलिक और जैविक तत्व हैं। आते हैं 2, जिस तरीके से पौधों के यहाँ पर आपके मौलिक तत्व हैं ठीक उसी तरीके से कुछ अल्पांश तत्वों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये बताना है उसमें से कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है MnB, Zn, Cu, MO और Cl, बी है CaMg, NaK, MnB, सी है Si, MnB, Cl, Ca, Mg या डी CHO, Mn, Mg या P। जल्दी से बताइए अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, बहुत सीधे से हैं, फैक्ट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप इसका आंसर भी जल्दी जल्दी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यहाँ पे आंसर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लोग अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यहाँ पे आंसर है आपका ए। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, आपका बोरान है, जिंक है, आपका कॉपर है और साथ साथ कैल्शियम। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपके अवयव ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अल्पांश रूप से आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ए है रासायनिक संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सी है सरल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास और डी है उपरोक्त सभी। तो कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। आपके समक्ष यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो फटाफट आप सभी यहाँ पर अपने अपने आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर को देखेंगे। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए 4 का यहाँ पे बाकी लोगों ने आंसर जिसको नहीं दिया है वो देते रहेंगे और आंसर सभी को सबमिट जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ पे आंसर आपका डी है। कार्बन चक्र की बात करें तो ये आपका रासायनिक संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण के, सरल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ह्रास। तो एक तरीके से जो कार्बन चक्र की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पौधों के द्वारा जो उस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके जो प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, एट द लास्ट किसी भी जीव के मृत होने के बाद अपघटन होने से वो समाप्त होती है।
तो ये सारा का सारा अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन चक्र में जीवाणु की अपनी भूमिकाएं होती हैं उसके अपघटन त्याग करने के लिए और अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए। तो आंसर है आपका 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है? चरम समुदाय, क्रमकी समुदाय, नवीन समुदाय या इनमें से कोई नहीं? सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, यह बताना है आपको। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है तो किस समुदाय में सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है? आपके पास 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से बाकी सभी लोग यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करें। चलिए ठीक है, तो आंसर अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे कम जो जैव विविधता की यहाँ पे बात की गई है नवीन समुदाय। जब भी नवीन समुदाय आएगा किसी भी क्षेत्र में, हम नई नई चीज़ें करते हैं, कोई खाली स्थान है अब वहाँ पर धीरे धीरे कोई चीज़ डेवलप होती है, कोई नवीन समुदाय आएगा तो वहाँ पे जो जैव विविधता नवीन समुदाय में हमेशा कम होती है। और जैसे जैसे नवीन समुदाय से क्रमिकी और क्रमिकी से चरम तक हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर आ जाएगी आपकी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ सबसे कम होगी। और ये मध्यम होता है जो दोनों के बीच की कड़ी होता है। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो नवीन समुदाय सबसे कम जो जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाएगी? नवीन समुदाय में। तो आंसर है आपका 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं। पहला प्रभावी प्रजाति, बी है कीस्टोन प्रजाति, सी है स्थानिक प्रजाति या डी है सर्वदेशीय प्रजाति। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके समक्ष, जल्दी से आप इसे समझें। समझने के बाद अपने अपने ऑप्शन सभी लोग सबमिट करेंगे। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकेंड है, तो जल्दी से अपने आंसर को सबमिट कीजिए। चलिए ठीक है, आंसर चेक करते हैं तो कितने लोगों के यहाँ पे सही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका है वो बी है कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा प्रभाव होता है किसी भी एक सूक्ष्म क्षेत्र में भी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के समुदाय पर यहाँ पर, तो किसका होता है? कीस्टोन प्रजाति का। और कीस्टोन प्रजाति अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि यहाँ का पूरा एक समूह हो, बल्कि किसी प्रकार का एक पेड़ भी यहाँ पर एक कीस्टोन प्रजाति हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कहीं भी आप अगर एक ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ ना हो और बीच में कहीं पर एक अगर आपको पेड़ की स्थितियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं तो वहाँ का जो समुदाय इत्यादि जो स्थितियाँ होंगी, जो वातावरण इत्यादि होगा, वो भी वहाँ पर आपको डिफरेंट क्रिएट करता है, वो भी अलग तरीके के इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो वहाँ पर उस चीज़ों के लिए यहाँ पे कीस्टोन प्रजातियाँ जो होती हैं वो एक तरीके विशेष प्रभाव आपको पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ की चीज़ों में परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर यहाँ पे है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु, ठीक है, कवक तंतु क्या है? पहला खनिज अवशोषण में सहायता करते हैं, बी है खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं, सी है सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं, डी है परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। तो कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु किस तरीके से वहां पर सहायता या व्यवहार करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप जब भी 2 या 2 से अधिक समुदायों के बीच के एक अंतर संबंध को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर देंगे। 10 सेकंड में आप अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए फटाफट अपने अपने आंसर सबमिट कीजिए। चलिए ठीक है, आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कितने लोगों के यहाँ पे आंसर राइट है? देखिए 7 का यदि आपने यहाँ पे बी आंसर टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही है। जो कवक तंतु होते हैं वहां पर क्या करते हैं, जो भूमि से आपको खनिज और जल का अवशोषण करते हैं, पौधों को प्रदान करते हैं और वहां पर उनको जो कवक होते हैं उन कवकों को बाकी जो भोजन इत्यादि की जो आपूर्ति होती है वो पौधों के द्वारा, जो भी वहां पर जिस पर भी ये कवक आपको लगे होंगे उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो खनिज और जल के अवशोषण के लिए यहाँ पे कवक मूली सहवास में कवक तंतु सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और आपने पढ़ा भी होगा। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं ए सहोपकारिता, बी सहभोजिता, सी एमेंचैलिज्म, डी परजीविता। तो बताइए लाइकेंस जो होते हैं वो किस तरीके की अभिक्रिया जो होते हैं प्रदर्शित करते हैं? जल्दी से बताएं, 10 सेकंड है आपके पास सभी लोग अपने अपने आंसर सबमिट करने के लिए।
चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? सहोपकारिता। क्या प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर? सहोपकारिता। लाइकेंस क्या प्रदर्शित करते हैं आपको? सहोपकारिता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है आपका? ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या है? परजीवता यानी पैरासिटिज्म उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऋणात्मक परिस्थिति क्रिया का, धनात्मक परिस्थिति प्रक्रिया का, एमेंसेलिज्म का या विरोध का। तो परजीवता पैरासिटिज्म क्या उदाहरण है? किस तरीके का उदाहरण? परजीवता होती क्या है? किस तरीके की प्रक्रिया, ये आपको बताना है। क्या उसमें ऋणात्मक कब भी होगा? जब भी वहाँ पर किसी को नुकसान हो रहा होगा। धनात्मक जब वहाँ पर लाभ की स्थितियाँ होंगी। एमेंसेलिज्म जो विरोधता की स्थिति, यहाँ पर आपको मतलब अलग तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। और विरोध यहाँ पर आपको किसी को आगे से बढ़ने से रोकने के लिए। तो जल्दी से बताएं परजीवता उदाहरण क्या है? परजीवता किस तरह के उदाहरण है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए 9 का भी यहाँ पे जो आंसर है वो राइट आंसर है, ए है। ऋणात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। परजीवता क्या होता है? किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होने की स्थिति में वो दूसरों से वहां पर क्या करते हैं? अपने भोजन इत्यादि की प्राप्ति करते हैं और सामने वाले को वहां पर किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान ही यहाँ तक होता है। तो परजीवता पैरासिटिज्म जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे कैसी परिस्थितियां करते हैं? एक ऋणात्मक परिस्थिति क्रिया करते हैं। तो 9 का है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। बी प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सी आस्थापना, प्रवास, नग्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। या डी स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापना। तो जल्दी से बताइए, जैविक अनुक्रमण जब किसी एक क्षेत्र में होता है तो उसका सही क्रम क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए ठीक है, आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्या है आपका? ए है। जो सही क्रम है, सबसे पहले न्यूडेशन की स्थिति आती है, फिर प्रवासिक स्थितियां शुरू होती हैं, फिर उसमें स्थापना होती हैं, फिर नई नई चीज़ों के साथ उसका प्रतिक्रिया होती है और एट लास्ट वहाँ पर स्थिरीकरण की स्थितियाँ वो प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको खाली स्थान से लेकर के प्रजातियों के पूरी तरह के स्थिरीकरण की स्थितियों के दौरान आपको प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ये पूरी तरह से आपका एक जैविक अनुक्रमण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है? ए अवसाद चक्र, बी जल चक्र, सी फास्फोरस चक्र या डी कार्बन चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे 10 अपने अपने क्वेश्चन को आंसर को सबमिट करें। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 का आंसर है ए अवसाद चक्र। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे जो मंद गति से होता है वो अवसादों को लेकर होता है। अवसादिक स्थितियां जो होती हैं सबसे धीरे धीरे यहाँ पर आपको विघटित होने की स्थिति में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि हर एक चीज का एट लास्ट में अवसादिक स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। तो 11 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान है, सभी लोग इसका आंसर पता होगा। चलिए 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। चलिए आंसर चेक करते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही है। 12 का यहाँ पे आंसर है ए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी के क्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा है वो क्या है? सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जितने लोगों ने यहाँ पे आंसर टिक किया, आपका आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लॉस्ट सिटी है? ए पारिस्थितिक दृष्टि विनिष्ट विश्व का पहला शहर, बी विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर, सी अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, और डी वायुमंडल की वह सीमा जहां पर जीव का अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है?
चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जितने लोग यहाँ पर अगर ये सोच रहे हैं कि आंसर सी सही है तो बिल्कुल राइट है आपके आंसर। यहाँ पर अगर आपका सी है तो सही है। क्या है? अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहाँ के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितने लोगों का सी, कितने लोगों का सही है? तो लॉस्ट सिटी का मतलब आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, जलोढ़ मैदान, डेल्टा, स्कर तथा जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। बी, पर्वत, पठार, भ्रंश, भ्रूभंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। सी, महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। डी, पुलिन, स्टैलेक्टाइट तथा स्टैग्मेगमाइट प्रथम श्रेणी के अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं ए, बी, सी, डी में से। आपके पास 10 सेकंड हैं अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। देखिए 14 के यहाँ पे जो आंसर जो पूछा गया सत्य नहीं है, तो यहाँ पर पहली 3 बातें बिल्कुल सही है। चौथा जो आंसर इसमें यहाँ पर दिया गया है ये आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? 14 का डी आपका सही गलत है। बाकी यहाँ पर जो बताया गया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच से संबंधित जो जानकारी इसमें दी गई है वो बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको उच्चावच कौन कौन से हैं? तो महाद्वीप प्रथम श्रेणी का है, पर्वत पठार द्वितीय श्रेणी के हैं और जलोढ़ मैदान डेल्टा तृतीय श्रेणी के हैं। तो 14 का डी आपका रॉन्ग है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 देखते हैं। कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? ठीक है, ए है 35%, बी है 14%, सी है 49% और डी है 34%। तो कितनी प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास 10 सेकंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने आंसर को सबमिट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 15 का जो आंसर राइट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के द्वारा जो सौरिक ऊर्जा को अवशोषित यहाँ पे कर लिया जाता है वो है आपका बी अर्थात 14%। तो यहाँ पर 14% आपका यहाँ पर राइट होगा। वायुमंडल के द्वारा कितना अवशोषित किया जाता है? 14%। तो 14 का बी, 15 का बी आंसर 14% आपका सही है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? 19, 23, 9, 34। वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए, बी, सी, डी में से 19, 23, 9, 34। 19, 23, 9 और 34 में से क्या सही है? जल्दी से बताएं, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए इसमें भी जो राइट आंसर है, चलिए चेक कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। कितना परसेंट आपको प्राप्त होता है? 23%। 23% ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जितने लोगों ने बी आंसर किया है आपका सही है। बाकी लोग यहाँ पर राइट और रॉन्ग के चक्कर में अपना उत्तर अगर गलत हो गया है तो उसे सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रवाल भित्तियों के विरंजन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग है। महासागरों में जो प्रवाल भित्तियों का विरंजन अर्थात क्षय हो रहा है, वहाँ पर जो कोरल रीफ को वहाँ पर नुकसान हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ने के कारण वहाँ पे के जो प्रवाल हैं, जो कोरल्स हैं, वो वहाँ पर विनष्ट हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण बताया गया है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का प्रवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। ए है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है तथा आर गलत है और डी ए गलत है तथा आर सही है। तो आपके पास 10 सेकेंड हैं इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसका आंसर देने के लिए। चलिए ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं किसका यहाँ पर राइट होगा, किसका रॉन्ग हुआ है। बाकी लोग यहाँ पर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए सही है। जीवमंडल एक खुला वृत्तंत्र है और जीवमंडल पदार्थ के प्रारंभ से बाद पुनः नए पदार्थ में निवेश नहीं हो सकता है। एक बार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थों का चक्रीकरण, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जीवधारियों में विद्यमान विविधता। तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर बताना है आप सभी को। आपके पास 10 सेकंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, तो सभी लोग यहाँ पर अपने 10 सेकंड में अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए 19 का यहाँ पर पूछा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो पृथ्वी ग्रह पर जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो सबसे ज़रूरी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट करती हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको वायुमंडल नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता, तो यहाँ पर चीज़ें कोई भी विकसित होती ही नहीं। तो 19 का है आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत दिए हुए हैं। सुमेलित पूछा गया है, नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर 10 सेकंड में अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग अगर अभी तक आंसर नहीं दिए हैं तो बाकी लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए आंसर है आपका बी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से नहीं बल्कि जो प्रशीतक जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर आपको जैसे फ्रिज हो गया और अन्य आपको कूलिंग चीज़ें बनाई जा रही हैं, वहां पर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का इसलिए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, वो है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाघ मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। ए, कुछ क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए। सी, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। और डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। बाकी लोग यहाँ पर अगर अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इस तरह की जो वैज्ञानिक घटनाएं की जाती हैं, जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी स्थितियों में कुछ ठंड प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर मौसम को नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर इस तरह घटनाओं को ज़्यादा अंजाम दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर इसका है वो है डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को हम वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार एक सुझाव दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यदि आपका आंसर है डी, तो आपका ये उत्तर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला, केवल एक। बी है केवल दो। सी है एक और दो दोनों। डी है ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपके पास 10 सेकंड है। आप सभी के पास 10 सेकंड है अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का आंसर है आपका सी, एक और दो दोनों ही सही हैं,
क्योंकि जल में निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना और जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करना, यहाँ दोनों ही सुपोषण के संदर्भ से ऐड किए जाते हैं। तो 22 का राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पहला, स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी, पक्षाभ स्तरीय मेघों के हिमरवों में, सी, पक्षाभ मेघों के लिए हिमरवों में, या डी, स्तरीय मेघों के धूलकणों से। तो सूर्य का प्रभामंडल हेलो की जो प्रक्रिया है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होती है किस प्रकार के मेघ या बादलों की स्थितियां होने पर। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपके पास 10 सेकंड है, ऑप्शन देखिए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर इसमें से है वो है आपका बी, पक्षाभ स्तरीय मेघों के हिमरवों के माध्यम से यहाँ पर सूर्य में जो प्रभामंडल या आपको एक आभा जैसे होता है हालो जिसे हम कहते हैं वो दिखाई देता है, वो किसकी स्थितियों में, पक्षाभ स्तरीय मेघों के हिमरवों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुववृत्त। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुववृत्त। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। ABCD में से क्या सही है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का यदि यहाँ पे आंसर देखें भूमध्य रेखा होगा, आप सबको पता भी होगा, सभी लोग यहाँ पे आंसर सही भी दिया होगा। वार्षिक तापांतर आपका न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर वर्ष भर में आपका न्यूनतम होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर तापमान आपको लगातार एक जैसा, थोड़ा सा उच्च, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं तो बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं स्थितियाँ। तो वहाँ पर एक वार्षिक अगर अधिक जो होता भी, न्यूनतम बहुत कम जाता है, तापांतर आपका बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल ए है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, बी ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, सी ऊष्मा बनाते हैं तथा इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, डी वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं एवं इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आसान है आप सभी के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ इफेक्ट भी पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पर इसका आंसर देना आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 का 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पर है ए। क्या करते हैं? जो पृथ्वी यहाँ पर रात के समय ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, यदि बादल है तो वो क्या करते हैं? वापस उसे परावर्तित कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ए। इसी कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी होता है, पृथ्वी आपकी गर्म रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है रेनेटिंग पनीर, दूसरा है जयप्रदोकी प्लाज्मिड्स, तीसरा है गोल्डन चावल विटामिन ए, चौथा है ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है युग्म, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। ABCD में से क्या राइट है? 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में अपने आंसर को सबमिट करें। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है आपका डी, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर ओजोन में, और ट्रोपोस्फियर में आपका ओजोन परत नहीं है। सही सुमेलित आपका क्वेश्चन नंबर 26 का डी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, 27 क्या कहता है? निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, दूसरा है मेसोस्फियर, तीसरा है स्ट्रेटोस्फियर, चौथा है एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से अपने अपने आंसर को आप सबमिट करेंगे।
10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से आपने अपने आंसर को सबमिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसान था, स्ट्रेटोस्फीयर है। आइए, और आप सब यहाँ पे सही उत्तर दे भी रहे होंगे। तो देखिए ओजोन की सर्वाधिक जो सांद्रता मिलती है वो किस में मिलती है आपको? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। आई होप यहाँ पर सबने सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला है। दूसरा, टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। और तीसरा, टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2, 3। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आप ये आंसर बताइए, इसमें से कौन सा आपका कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों ही बात सही हैं, इसके जो तथ्य इसमें दिए हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ फैला हुआ है टैगा के क्षेत्र? तो कनाडा, यूरोप और एशिया के भाग में। सबसे अधिक आर्थिक जीवों के पादप इत्यादि अर्थ तरह की स्थितियाँ आपको इसमें मिलेंगी और वृक्ष भी आपको शंकुधारी मिलेंगे। तो आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक तरफ जीवोम दिया है, दूसरी तरफ वनस्पतियाँ, इनको मिलान करना है। वन, झाड़ियाँ तथा घासें, सवाना, अल्पाइन, मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय जंगल, टुंड्रा, कोणधारी। कूट क्या दिया हुआ है? पहला है 4 3 2 1, दूसरा है 1 2 3 4, सी है आपका 4 3 1 2 और डी है 4 1 2 3। तो जल्दी से बताइए कौन सा जीवों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। आपके पास अपने 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए तो आंसर इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, 29 का आंसर क्या है आपका? इसमें से आंसर है आपका सी, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 और 2। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। वन कोणधारी होते हैं, सवाना देखें आपको उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, मरुस्थल में झाड़ियाँ घासें हैं और टुंड्रा आपकी अल्पाइन तरह की वनस्पतियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? साल केरल, सागवान मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर, चंदन कर्नाटक। तो ये बताइए कौन सा प्रकार के जो वृक्ष हैं किस राज्य में पाए जाते हैं और इसमें से कौन सा गलत है। 10 सेकेंड है अपने आंसर देने के लिए। वनस्पतियों को भारत में वितरण के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो इसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, इसमें आपको जो सही सुमेलित नहीं है, साल आपको केरल में आपको नहीं मिलता है, बाकी सागवान मध्य प्रदेश में, चिनार जम्मू कश्मीर में, चंदन कर्नाटक में, सबका सही है। तो यदि आपने ये आंसर टिक किया है तो आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है प्रेरी, दूसरा है पंपास, विल्ड और डाउन्स। सूची दूसरी में देखिए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका दिया है। तो आपको ये बताना है कौन से प्रकार की जो घास है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। कूट देखिए क्या दिया हुआ है। ए कहता है 3 1 4 2, बी है 4 3 1 2, सी है 4 1 2 3 और डी है 3 4 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। आराम से पढ़िए और उसके बाद बताइए। क्वेश्चन आसान है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका जो सही है वो है बी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही है? बी सही है। प्रेरीज आपको उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, पंपाज आपको अर्जेंटीना में, विल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में
और डाउन्स जो होते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका यदि बी लगाया है तो आपका ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून, भोपाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप बताएं। ज़्यादा समय नहीं लेना है, सभी को इसके आंसर को सबमिट करना है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी आसान है और इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पे है? भोपाल में है। बी आपका इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पर आपका ये सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महोगनी, रोजवुड तथा आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? क्वेश्चन नंबर 33। ए विश्वती वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, टैगा बायोम। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। फटाफट अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे आप लोग। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 का देखिए आंसर है आपका ए है। महोगनी कहाँ पाए जाते हैं? विश्वती वन बायोम में। महोगनी, रोजवुड, आबनूस जैसे जो वृक्ष हैं इनकी उपस्थिति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो विश्वती वन क्षेत्र होंगे वहाँ पर इस तरीके की आपको वनस्पतियाँ आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आपका ए। तो 33 का आंसर है आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, सबाना घास बायोम, मानसूनी बायोम। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। सभी लोग देखिए यहाँ पे सभी लोगों को आंसर देना है, जल्दी जल्दी अपने आंसर देंगे। क्वेश्चन आसान है, बहुत कठिन नहीं है। टॉपिक पहले से आपको बताए गए हैं तो पढ़ के आए होंगे, तो अभी बहुत ताज़ा होगा, चीज़ों का भी आपका पढ़ा हुआ है। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को दिया गया था। तो 2-3 चैप्टर तो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ के आ सकते हैं और उसके आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखेंगे। रिवीजन का तरीका है, अपना अपना रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 34 का देखिए यहाँ पे आंसर है आपका डी है। मानसूनी बायोम में आपको विश्व का सर्वाधिक जो विक्षुब्ध वनस्पति तंत्र है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका डी है, मानसूनी बायोम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, रूम सागरी बायोम या शीतोष्ण कटिबंध। तो बताइए रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? किस प्रकार के जलवायु, किस प्रकार की वनस्पतियां, किस प्रकार के क्षेत्र, किस प्रकार के बायोम में? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से अपने आंसर को सबमिट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके पास 10 सेकंड है। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए 35 का आंसर है आपका ए, टुंड्रा बायोम में। रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, टुंड्रा पाए जाते हैं किस प्रकार के बायोम में? टुंड्रा बायोम में यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन, उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? ए, बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर। बी, सकल बायोमास पर। सी, जातियों के संगठन पर। डी, वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 का यहाँ पे जो राइट आंसर है 36 का है आपका डी। ठीक है, क्या है आपका? डी है, वनस्पति की संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। किस बायोम के चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम, रूम सागरी बायोम, शीतोष्ण घास प्रेरी बायोम में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 किस बायोम के चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है?
चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो चराई अनुक्रम की बात कही गई, सामान्य जो घास के मैदान है यहाँ पर आपको चराई अनुक्रम आपका पूर्ण विकास हुआ है चराना घास के मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 37 का ए आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है महाद्वीपीय जलवायु का विकास, शुष्कता का साम्राज्य, उच्च वार्षीय तापांतर या दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं 38 का। देखिए कितने लोगों का सही हो रहा है, तो यहाँ पर सी सही है। क्या होता है? 38 का आपका आंसर सी है। उच्च वार्षिक जो तापांतर की स्थितियां है स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी आपकी विशेषता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक यहाँ पर आपको उच्च वार्षिक तापांतर की स्थिति यहाँ पर देखी जाती हैं स्टेपी जलवायु क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा दी जाती है? पहला शीतोष्ण घास के मैदान, दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सी रूम सागरीय बायोम या डी टैगा बायोम। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ए सही है, शीतोष्ण जो घास के आपके मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? अन्न भंडार या दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। चलिए 39 का ए हो गया यहाँ पर आपका राइट आंसर, जितने लोगों ने टिक किया है तक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों के किस एक बृहत्तम क्षेत्र, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किसका एक बृहत्तम क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए फटाफट आंसर बताइए, भारत में किस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर की। 40 का यहाँ पे देखिए राइट आंसर है आपका बी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत में आपको सर्वाधिक स्थिति में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? बी। जितने लोगों ने टिक किया है आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। छोटा नागपुर के जंगल क्या है? पतझड़ व सवाना, सदाबहारीय, सदाबहारीय में स्टेपी या पतझड़ व स्टेपी। तो छोटा नागपुर के जंगल कैसे हैं ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। छोटा नागपुर के जंगल हैं कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 41 का यहाँ पे राइट आंसर है बी है। छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो कैसे हैं आपके? सदाबहारी हैं। कैसे हैं? सदाबहारी हैं। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के जंगल कैसे हैं आपके? सदाबहारी हैं। 41 का यहाँ पे राइट आंसर है बी। 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला टीक जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर आप सभी लोग जल्दी से सबमिट कर दीजिए। हम इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे सही पूछा क्या गया है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही है जो सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो सही सुमेलित है ए, टीक जो जम्मू कश्मीर और के क्षेत्र में आपको टीक जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपको पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है आपका ए। 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्वारी वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके पास 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए।
चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए 43 का आंसर है आपका डी। ठीक है, क्या है आंसर आपका? डी सही है, पतझड़ वन। कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पतझड़ वन आपको भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यदि आपका आंसर डी है तो ये भी आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। काले वन पाए जाते हैं सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल में। 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल? चलिए आंसर बता देते हैं, आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का जो राइट आंसर इसमें से है, अगर आप डी के साथ हैं तो आपका सही है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके केरल के क्षेत्र में। काले वन आपको कहाँ पाए जाते हैं? काला यानी कि केरल, यहाँ पर आपको KNK, ठीक है, KNK यहाँ पे काला वन और आपको केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ध्यान रखिएगा, 44 का आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पहले, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर धारित है? पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। असम, मेघालय, नागालैंड। असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो 75% से अधिक क्षेत्र पर आपको यहाँ पर देखा जाए तो वन है इनके। तो बताइए कौन सा क्षेत्र है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। चलिए आंसर बता डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर इसमें से है आपका बी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का जो एरिया है, इन तीनों ही राज्यों की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 75% यहाँ पर 75 उससे प्लस है। आपको 80% कुछ जगहों पे आप देखने को मिलता है। तो 45% यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका डी। चलिए 46 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.54% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र इसमें से लगभग 13.86% सघन है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों और वनों से ढकना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक, डी एक या दो दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपके पास यहाँ पर 10 सेकेंड हैं, इस आंसर को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे बी आपका है, ठीक है, एक और बी दोनों सही हैं जो तथ्यात्मक जानकारी दी गई हैं। तो पहले का 46 का आंसर आपका बी है। जितने लोगों ने यहाँ पे बी टिक किया 46 का आपका सही है। 47 पे आते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा है नवीनीकरण विद्यमान वनों में पुनर्पौधारोपण। तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। और चौथा है पीड़क और कीटनाशकों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए कीटनाशक और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी राष्ट्रीय वन नीति में सम्मिलित रहा है। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी से यहाँ पर अपने आप लोग आंसर सबमिट करें।
चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 सही होगा, क्योंकि चौथा इन्होंने कहा कि पीड़कनाशों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन करना जैसी जो चीज़ें हैं ये कभी आपको सही नहीं है, इसके रोकने के प्रयास यहाँ पे चल रहे हैं। तो चौथा जो तथ्य है वो गलत है, पहला दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक फिर सही है और आंसर हो जाएगा आपका ए। तो 47 का यदि आपने ए टिक किया है तो ये आंसर आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, कारण जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करते हैं उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। पहला ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है तथा आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देने के लिए आपके पास हैं 10 सेकेंड। आराम से सोचिए, समझिए और उसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ए सही है, ठीक है, यार दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे जो तथ्यात्मक जानकारी दी गई कि मरुस्थल क्या है, अच्छी खासी यहाँ पे ऊर्जा आपको प्राप्त करते हैं, प्रभावकारी स्रोत हैं और जिसके कारण यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जो सूर्य प्राप्त कर रहा है सूर्य से, वो मरुस्थल जो मानव के द्वारा एक वर्ष में जितना उपयोग करे वो मरुस्थल सिर्फ 6 घंटों में प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अच्छा एक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। तो 48 का आपका ए सही है। 49 देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित हैं नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं जल्दी से बताएं। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान था, आपको पहले ही टिक करना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज आपको कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, तो ए आंसर आपका इसका सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर ये ए आंसर आपने लगाया तो आपका सही है, बाकी लोग इसे अपना अगर गलत हो गया है तो करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट के सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। पहला है मानसून वन, आलू बुखारा एवं जैतून, विश्वतरेखी वन, चीड़ तथा फर, भूमध्यसागरीय वन, सागौन तथा साखू, कोणधारी वन, महोगनी तथा रोजवुड। कूट देख लेते हैं। पहला है 3 4 1 2, बी है 2 3 4 1, सी है 4 2 3 1 और डी है 1 3 2 4। तो सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाइए। किस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो किस वनों में पाए जाते हैं, विशेषता उसकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका क्या है, 50 का है आपका ए सही है। 3 4 1 और 2, ठीक है, 3 4 1 2, ठीक है। तो मानसूनी वन, सागौन साखू, विश्वतरेखी वन, महोगनी रोजवुड, भूमध्यसागरीय वन, आलू बुखारा जैतून और कोणधारी वनों में चीड़ तथा फर के वृक्ष आपको देखने को अधिक मिलेंगे। तो 50 का है आपका आंसर ए। 51 देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवालों से, वृक्षों से, घास के खेतों से। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। 10 सेकंड है आपके पास इसका आंसर देने के लिए, आराम से सोचिए उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा, बाकी लोग अपना आंसर आप सबमिट करें। पृथ्वी पर देखिए अधिकांश जो ऑक्सीजन उत्पादित होती है उसका जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो हैं आपके शैवाल। क्या हैं आपके, शैवाल हैं। ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो उत्पादित होती है वो शैवालों के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है आपका बी। यदि आपका बी आंसर है तो आपका सही है, जिनका गलत हुआ है वो उसे सुधार लेंगे और याद भी कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, उपरोक्त में कहीं नहीं। तो बताइए समुद्री राष्ट्रीय पार्क, भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, चिल्का झील या उपरोक्त में से नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपके पास 10 सेकेंड हैं अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर इसका बहुत से ही जो आंसर है समुद्र का, भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो किसे घोषित किया गया है, कच्छ की जो खाड़ी है समुद्री राष्ट्रीय पार्क के रूप में अवस्थित है। 52 का जो राइट आंसर ए है, ध्यान रखिए भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, कच्छ की खाड़ी है, तो इस यहाँ पर 52 का ए आपका राइट आंसर है। 53 देखते हैं, टैगा वन की विशेषता है, पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की और चौथा है समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो टैगा वन की विशेषता क्या है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। 10 सेकंड में आप यहाँ अपने अपने सभी लोग यहाँ पर आंसर सबमिट करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी है, समशीतोष्ण क्षेत्र में। टैगा वन किसकी विशेषता है, आपका समशीतोष्ण क्षेत्र की है, तो आंसर आपका डी इसमें सही है। 53 का आपका राइट आंसर है डी। 54 पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप दिए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है लानोस उत्तरी अमेरिका, स्टेपी अफ्रीका, प्रेरीज यूरोप, विल्ड दक्षिण अमेरिका। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कूट क्या कहता है, पहला है 4-3-1-2, बी है 2-3-4-1, सी है 4-3-2-1 और डी है आपका 4-1-3-2। क्वेश्चन नंबर 54 का आप आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए जल्दी से आप इसको देखें और उसके बाद मिलान करके अपने आंसर को बताएं। चलिए आंसर इसका डिस्कस करते हैं। 54 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए 4-3-1 और 2। तो यहाँ पर देखिए लानोज आपको कहाँ पाए जाते हैं, आपको दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज देखा जाए तो यूरोप में, प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका में और विल्ड आपके अफ्रीका में। क्वेश्चन में 54 का जो राइट आंसर है, यदि आप ए के साथ यहाँ पर हैं तो आपका ये भी उत्तर सही हो गया है। अगर आपका गलत हुआ है तो इसको मिलान करके सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। और सी, आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाद क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार के द्वारा उनका निर्धारण किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? पहला ऑप्शन है एक, केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 1, 2, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या है ये बताएं। 10 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, बी आंसर है इसका। ठीक है, कौन सा सही है? 2 और 3 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर बी का आपका आंसर है बी। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बी। 56 देखते हैं। एक तरफ घास के मैदान है और दूसरी तरफ इसमें भी देश दिए हुए हैं। पंपास, पुस्टेज, विल्ड डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और हंगरी। कूट क्या कहता है? पहला है 3-4-2-1, दूसरा है 3-2-1-4, सी है 4-1-2-3 और डी है 4-2-1-3। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या है ये बताइए। चलिए आंसर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए 56 का यहाँ पे बहुत सीधा सा आंसर है, बाकी सारे आप एक बार देख ही चुके हैं। इसका आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पंपास जो है आपका अर्जेंटीना में, पुस्टेज जो है आपका हंगरी में, विल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है 56 का ए आंसर है। 3, 4, 2 और 1। 57 की बात करते हैं। अगेन से यहाँ पर सूची दी हुई है, सूचियों का मूल्यांकन करना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन,
कक्ष वन पतझड़ वन, सूची 2 में सुंदरवन राजस्थान हिमाचल प्रदेश साइलेंट वैली। कूट क्या कहता है? पहला है 1 2 4 3, बी है 4 3 1 2, सी है 2 1 3 4, डी है 3 4 1 2। तो आपके अनुसार किस प्रकार के वन में कहाँ पर स्थिति है ये आपको बताना है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आपके पास 10 सेकंड है, ध्यान से समझिए, वनस्पतियों के वितरण पर ध्यान दीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। 57 का भी यहाँ पर आंसर होगा आपका बी सही है। ठीक है, कौन सा आंसर आपका है? जितने लोग बी के साथ हैं वो आपका आंसर सही हो गया है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्षी वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वन आपका सुंदरवन पतझड़ वन आपका राजस्थान की स्थिति उसमें है। तो इस तरीके से 57 का आंसर है आपका ए बी सी डी 4 3 1 2। तो 57 का आपका आंसर है बी। 58 पे आते हैं। पहला है संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में सम्मिलित है। दूसरा, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए। और तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1 2 3 तीनों ही। तो निम्नलिखित कथन पे ध्यान से इन्हें पढ़ लिए, एक बार रिपीट करिए और फिर अपने ऑप्शन को जो आपको सही लगता है उसका चयन कीजिए। आपके पास हैं 10 सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है 58 नंबर का आंसर है आपका ए। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका 2 चीज़ें सही हैं। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में है और पहली बार बैगा की पर्यावास अधिकार किसको दिए गए? बैगा जनजाति को दिए गए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही है। 59 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस का गौण वनोपज करते हैं। सी है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज की स्वामित्व की भी अनुमति देता है। नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और डी है 1 2 3। तो निम्नलिखित कथन है, विचार करें आप और बताइए आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा सही है। 10 सेकेंड है, आराम से पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो 59 का यदि यहाँ पर आपने आंसर लगाया है बी तो आपका सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बी में आपका दूसरा और तीसरा सही दिया है। तो 59 का यदि आपका आंसर यहाँ पर दूसरा और तीसरा यानी बी लगाया है तो आपका भी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरण संरक्षण प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन व विसर्जन के नाम के मानक निर्धारित करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो ये बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए किसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का यदि आप यहाँ पर बी के साथ हैं तो ये आपका सही हो गया है। दूसरा यहाँ पर केवल बी अर्थात दूसरा ही यहाँ पर आपका सही है, पहला आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर राइट आंसर है केवल बी यहाँ पर अर्थात दूसरा आपका आंसर सही है।
61 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए, कौन सबसे पहले और कौन सबसे बाद में आया। एक के बाद एक की यहाँ पर स्थितियों का विवरण करना है। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए आपके पास आंसर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पहला दिया है, बी है 1 3 4 2, सी है 1 3 4 1 और डी है 2 3 1 4। तो सही क्रम कौन सा है, कौन सबसे पहले शुरू किया गया इसमें से और कौन सबसे बाद में। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आंसर जो है 61 में एक ही चीज़ हमें ध्यान रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। ये दोनों चीज़ें कभी याद रहती हैं आपको। अगर देखा जाए तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, उससे पहले आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। तो पहला यहाँ पर देखें तो पहला और तीसरा स्थितियाँ, और पहला तीसरा यहाँ पर देखिए आपका है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर और सबसे बाद में आपका जैव विविधता अधिनियम। तो आंसर यहाँ पर देखिए आपका आंसर है आपका बी सही है। तो 61 का आंसर क्या है, 61 का आंसर है आपका बी है। ठीक है, तो आंसर है बी। जितने लोगों ने यहाँ पर बी टिक किया है आपका ये भी आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आगरा में, झांकी में। आगरा यहाँ पे झांसी होगा, उसके बाद कानपुर और लखनऊ। ठीक है, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ कहाँ स्थित है। चलिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र 62 का आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर आंसर चलिए चेक कर लेते हैं, बाकी लोग अपना आंसर सबमिट करेंगे। यहाँ पे बी सही है, झांसी ही यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका, झांसी में स्थित है। यदि आपने बी आंसर यहाँ पे टिक किया तो ये भी आपका आंसर सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं और सांपों की कुछ जातियां आपकी सजीव प्रजक होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है केवल 1 और 3, बी है 2 3 4, सी है 2 4 और डी है 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, उसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर बहुत आसान है, ये जो भी तथ्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं सबके सब सही हैं। इसमें कुछ भी आपकी दो राय नहीं रखनी है और आपको डी आंसर यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपने टिक किया है तो ये आपका सही है। सभी समुद्री जो कच्छप हैं कुछ जातियाँ शाकभाक्षी होती हैं, मछली की भी कुछ शाकभाक्षी होती हैं, समुद्री की भी कुछ शाकभाक्षी होती हैं और सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होती हैं। ये आपका आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं और आज का अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य प्राणी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। पहला है नीले मीनपक्ष वाली महाशीर, कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी, मोरचाभ या रष्टी चित्तीदार बिल्ली, पूर्वी घाट। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, कौन सा इसमें से राइट है। जल्दी बताइए, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आप लोग सभी लोग यहाँ पर बताइए आपका कितना राइट, कितने रॉन्ग, कितने आपने यहाँ पर स्किप किए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या है। 64 का देखिए यहाँ पे आंसर है आपका सी और 1 और 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर 64 का आपका आंसर है सी। तो इस तरीके से आज का हमारा यहाँ पर सेशन समाप्त हुआ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किए 64। अब आप ये बताइए आपने कितने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं और स्किप किए हैं। परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आपको गलतियां ज़्यादा हो रही तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनका क्या करना है, वापस से जाके हमें रिवीजन कर लेना है, ताकि वहाँ पे जो गलतियां हुई हैं वो वापस हमें एग्जाम में ना होने पाएँ, वो हमारी गलतियां ना हो, तो वो हमें यहाँ पर सुधार कर लेना है। बाकी जो सही भी हैं उनको भी एक बार हमें पढ़ लेना है, ताकि चीज़ें और भी बेहतर तरीके से हमें याद रहें।
तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। बाकी आपको कल नए एक टॉपिक का वहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को लेकर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कल मिलते हैं बाकी सारे टॉपिक का अध्ययन करने के लिए। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। हाँ, जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, आपको यूपी एग्जाम प्रेप विद रावेन सर के साथ यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना है। कौन सा? यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर। यहाँ पर आपको साथ ही यहाँ पर आपको लोगो लिखा होगा, ठीक है। लोगो आपको आज़ाद यूपीएससी एकेडमी का लगा होगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ कंटेंट, नोट्स या वीडियोस, लिंक इत्यादि आपको जो मिलते हैं वो आपको इस चैनल पे यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी और बाकी अन्य कंटेंट और शेड्यूल इत्यादि चीज़ें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल मिलते हैं, फिर आपको बाकी सारी चीज़ों को, वीडियो को लेकर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।